अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ में खुश आमदीद। मैं हुमारिया जदून, मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन। नाज़रीन, यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में दाखिल होने से रोकने की हुकूमती कोशिशें नाकाम। इलेक्शन कमीशन ने गिलानी के नोटिफिकेशन रोकने से मुतालिक इस्तदा मुस्तरद कर दी, जबकि सुप्रीम कोर्ट का भी डस्का इलेक्शन के हवाले से पीटीआई का मौक़िफ़ मानने से इनकार। गिलानी के बारे इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद 12 मार्च को सेनेट का मुकाबला इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है। तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन से रिलीफ लेने में कामयाब क्यों ना हो सकी, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, चीनी तहकीकात FBI शुगर मिल्स मालिकान को पकड़ने में नाकाम, चीनी माफिया से कुछ ना निकलवा सकी। वजीर आज़म इमरान खान साहब बरहम, FBI को बिला इम्तियाज कार्रवाई का हुक्म। खुसरो बख्तियार, हुमायूं अख्तर, शरीफ खानदान और जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स पर हाथ ना डाल सकी। नाज़रीन, बात करेंगे सेठ माफिया LNG, आटा, शुगर के बाद टेक्सटाइल सेक्टर में भी सरगर्म। कोरोना का बहाना बनाकर सेठों ने टेक्सटाइल के लिए करोड़ों डॉलर्स की सब्सिडी मान ली। नाज़रीन, बात करेंगे 935 अरब रुपए के मेगा प्रोजेक्ट रावी अर्बन डेवलपमेंट में किसानों के साथ क्या ज्यादतियां हो रही हैं, इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। फॉलो अप स्टोरी आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे। आमिर साहब, इलेक्शन कमीशन ने आज यूसुफ रजा की कामयाबी नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या आया ये दुरुस्त फैसला है? ये दुरुस्त या गैर दुरुस्त तो ये इखलाकी सा एक सवाल है। बात जो कानूनी है वो ये कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है और उन्होंने ये ख़िलाफ़ कर दिया है, मगर उससे ये कम से कम साबित हो जाता है कि यहाँ पे कोई इखलाकी दोनों तरफ से कोई पहलू नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पहले देखें, हुकूमत ये कह रही थी कि जनाब इसका आप क्लोज्ड जो है ना ओपन बैलेट करें, ये ओपन ना करें, क्योंकि उनको सूट करता था कि उसके अंदर पता चल जाना था कि कौन वो है, वो उनकी उस। अब वो कह रहे हैं, नून लीग वाले और अपोजिशन कह रही है कि जनाब आपको बड़ी ख्वाहिश थी ओपन की, अब आप ओपन कर लें, क्योंकि ओपन के अंदर उनका ये क्लियर हो जाएगा चेयरमैन के जब इलेक्शन आएगा कि पार्टी पोजीशन नून लीग की और अपोजिशन की स्ट्रांग है। तो अब ये चुप है, अब बिल्कुल वो नहीं बोल रही। तो बहरहाल वो बाकी पहलू बाद में आ जाते हैं, मगर जो जीत जाता है ना वो जीत जाता है। यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत गए। अब कैसे लोगों को ऑलरेडी भूल भी गया है कि जनाब वो उनके 15 वोट टूटे थे और वो पीटीआई के टूटे थे। और पीटीआई की बेचारी की जो सूरत हाल ये है कि उनको पता है, वो कह रहे हैं कि हमें पता है किस किस वोट हमारे बंदों ने वोट उनको दिया, मगर उनके खिलाफ एक्शन नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? कि ऑब्वियसली ये उनसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी लेना था और आइंदा भी बड़ी थिन मेजॉरिटी है, 5-6 बंदों पे गवर्नमेंट खड़ी हुई है। अगर 5-6 बंदे फॉर एग्जांपल डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसेस तो लंबा होगा, वही 15 बंदे उधर जाके फॉरवर्ड ब्लॉक बना के बैठ गए, जिस तरह के पिछली उसमें बना लिया था जब पीटीआई के लोगों को भूल गया है कि जब इन्होंने इस्तीफे दिए थे, बीच में से 4-5 लोगों ने इस्तीफे वापस ले लिए थे या दिए ही नहीं थे, वो फिर वहीं पे बैठे रहते थे, गवर्नमेंट के बेंचेस पे बैठ के इनके खिलाफ तकरीरें करते थे। तो ये अब वो जो था वावेला के जनाब हमारे खिलाफ जो जाएगा उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं, तो वो लेना एक्शन क्यों नहीं लेते? नहीं ले सकते। तो ये प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स जो आ जाती है ना, आड़े आ जाती है। तो रेटरिक सुने, तकरीरें सुन लें दोनों तरफ से, तो हर कोई इखलाकी बात कर रहा है। देखे ना, इखलाकियात के तकाजे हैं, मगर सीधी सी बात है यहाँ अमली सियासत हो रही है और ये बिल्कुल नेकेड पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं कि नंगी सियासत है। एक यहाँ बस जो जीत गया जैसे भी जीता मैटर नहीं करता, जीतना है। अब जीतने की स्टोरी की मैं आपको बता दूं कि इस वक्त टोटल जो है ना पूरे पाकिस्तान के अंदर चेयरमैन के लिए जो है ना हर कारे दौड़ रहे हैं। कोई उसका तरला कर रहा है, उसका तरला कर रहा है, जोड़ तोड़ इस वक्त बिल्कुल ऑन है दूसरी तरफ से, क्योंकि दाव पे सिर्फ ये नहीं है कि चेयरमैन का ऑफ कोर्स और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन तो है ही है, और उसका 2.5 साल इम्पैक्ट बनेगा कि जिसका भी चेयरमैन होगा वो एजेंडा वो करेगा, डिसाइड वो करेगा कि ये बिल एक्सेप्ट करना, ये नहीं करना, ये कानून बनना या नहीं बनना। अगर गवर्नमेंट का नहीं बनता तो गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा झटका है, गवर्नमेंट के लिए भी है, इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी है कि जिस तरह उन्होंने फैटिफ का लेके आए थे, तो वो उनको भी जरूरत पड़ती है कि इस तरह के कवानीन जो है ना वो पास करवाने हैं, और उनका अपना एक एजेंडा होता है। और चेयरमैन सेनेट जो होते हैं वो एक्टिंग प्रेसिडेंट भी होते हैं जब प्रेसिडेंट मुल्क में नहीं होता, तो कहते हैं कि 1 हार्ट बीट अवे फ्रॉम प्रेसिडेंसी,
कि खुदा ना खास्ता अगर प्रेसिडेंट को कुछ हो जाए, एक दिल की एक धड़कन जरा ऊपर नीचे हो जाए तो चेयरमैन साहब जो है ना प्रेसिडेंट बन जाते हैं। डरा रहे हैं? नहीं, वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका में ऐसे कह देते हैं ना, वहाँ 78 साल के पहली दफ़ा प्रेसिडेंट हुए हैं, तो लोगों को ये डर है कि अगर बाइडन साहब भड़क गए तो वो जो इंडिया नजाद वाइस प्रेसिडेंट हैं वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे। तो ये भी हार्ट बीट से मुराद यही होती है। तो अभी लेटेस्ट वहाँ की ये है चेयरमैन की, मैं आपको खबर दे दूं कि हम इसको बड़ा फॉलो कर रहे हैं कि कौन क्या है। 3-4 फटे पड़े हुए हैं इस वक्त। जो नंबर्स गेम आ गई है ना, वो आ गई है 50 वर्सेस 48 जो है ना। 50 जो है अपोजिशन के हैं, 48 उनके हैं। बीच में से जो 2 मिसिंग है ना, वो हैं कि एक तो डार साहब का है, वो उनका 51 से निकल गया, और एक वोट जो है ना वो जमात इस्लामी पे कुरा आ गया कि एक वोट उनका बड़ा मैटर कर रहा है। और वो क्योंकि जमात इस्लामी पीडीएम का भी फॉर्मली हिस्सा नहीं है, इनके मतलब भी उन्होंने कह दिया हम इनको भी नापसंद करते हैं। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो पाँव इम्पॉर्टेंट हो गए हैं वो अमीर जमात इस्लामी साहब के वो हो गए हैं। तरले मिनतों का ना जो इस वक्त वहाँ पे हाल है कि अब देखें क्या जमात इस्लामी किधर कास्टिंग वोट डालेगी, उसके ऊपर आगे। एक दूसरा एएनपी के मैंने बताया था, ये हमने ही खबर दी थी कि एक वोट तो उनका जो जीते उमर फारूक साहब बलोचिस्तान से, वो कमिटेड थे कि वो उन्हीं के वोटों से जीते हैं विद दिस कमिटमेंट। वैसे ही एएनपी जो है बाप पार्टी की एलाई है बलोचिस्तान में, एक वोट तो उनका है। मैं देख रहा था जाहिद खान का कि नहीं हम पार्टी की वो करते हैं, पार्टी बूटी कोई नहीं करते। ऐसे ही सारी पार्टियों का एक ही जैसा हाल है। तो वो इनके पैसों से वो उमर फारूक साहब नहीं जीते हैं, वो अपने कमिटमेंट्स और अपने पैसे से वहाँ पे इलेक्शन जीते हैं। तो उन्होंने पहले ये कमिटमेंट, ये हमने इलेक्शन से पहले बता दिया था कि एएनपी इस कमिटमेंट के साथ जा रही है। अब उनका तरला दूसरे एएनपी के ऊपर भी है, दूसरा वोट भी अगर मिल जाए तो ये फैसला हो जाता है क्लियरली, बिल्कुल जो है ना गवर्नमेंट के फेवर में हो जाता है। तीसरा जो एक फटा पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन पे कि आइडली दोनों पार्टियों को वो चाहिए कि जिसके जरिए 2 वोट भी आ जाए। एग्जैक्टली तो ये डील दी जाती है कि जनाब आप डिप्टी ले लें, हमें 2 वोट दे दें। तो आखिरी इत्तलाओं तक मुझे ये पता चला है कि बीएनपी जो है उनके पास एक तो वोट अपना है, मेंगल साहब, अख्तर मेंगल साहब की जो पार्टी है, एक वोट जो है ना उनका, वो उनकी मरून मिन्नत है, वो है नसीमा एहसान का। ये एमपी हैं बीएनपी अवामी, एक पार्टी है बीएनपी अवामी, उसके जो हैं एहसान शाह, उसके बड़े पुराने सियासतदान हैं। ये उनकी बेगम है नसीमा एहसान। अच्छा, ये बीवी हैं एहसान शाह की जो बीएनपी अवामी में है, मगर ये बीएनपी मेंगल, अख्तर मेंगल साहब की और जेयूआई की सपोर्ट के साथ जीती हैं विद द कमिटमेंट के ये वोट हमारे कहने पे इसका डालेंगे। सो ये अख्तर मेंगल साहब के भी बहुत तरले हुए हैं और इस वक्त भी वो तरले जारी हैं, मगर अभी तक कोई उम्मीद छुपा रहे हैं। ये तरले कर कौन रहा है? तरले काफी सारे लोग खोल के बताएं। नहीं, कुछ तो ओपनली नजर आ रहे हैं ना आपको। संजरानी साहब खुद जो है बलूचिस्तान में होता ही है कि बलूचिस्तानी बेसिस के ऊपर काफी 2-4 वोट मिल जाते थे, और उनको पिछली दफ़ा कुछ 2-4 वोट इस बात पे, क्योंकि छोटा सूबा है और 3 साल से ये हैं। और मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि मैं इनका और आप भी इनके हम बड़े नाकिद थे कि एक आदमी को ऐसे ही सड़क से उठा के आपने पहली दफ़ा सेनेटर बनाया और उसको चेयरमैन भी बनाया। मगर ये मुझे कहना पड़ता है कि उन्होंने 3 साल का उनका कॉन्डक्ट बड़ा अच्छा रहा, जिसको कि अपोजिशन भी सराहती है, वो अपोजिशन को भी अकोमोडेट करते हैं और उन्होंने कुछ दिल जीते हैं। मगर इस वक्त कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा खौफनाक होगी कि पिछली दफ़ा वो पंजाबी में कहते हैं चुंगे में, वो चुंगे में 3-4 जो वोट मिल गए ना, इस दफ़ा चुंगे में 1 वोट भी नहीं आ रहा। अच्छा। पिछली दफ़ा उनके जीतने की एक वजह तो ये, एक तो आसिफ ज़रदारी साहब थे, उन्होंने आपने 8-10 वोट उनकी झोली में डाल दिए थे, और बाकी 2-4 ने बलूचिस्तानी पहलू पे दिया है। इस दफ़ा बलूचिस्तानी बेसिस के ऊपर जो है ना वोट कोई नहीं मिल रहा। सबसे बड़े तरले तो वो खुद कर रहे हैं बलूचिस्तानी बेस पे, ऊपर से वो कैंडिडेट हैं।
दूसरा उन्होंने परवेज खटक साहब को भी लॉन्च किया हुआ है। इस तरह के 2-4 मिस्त्री हैं जरा दरमियाने लेवल के, वो लॉन्च हुए हुए, जो जो जोर लगा सकता है लगा रहे हैं। जो अच्छे नहीं, जो असल मैकेनिक है उनका नहीं बता रहे। नहीं, ठीक वो है, आप बताइएगा, वो अच्छा, आप अच्छा, बताइएगा, मैं मेरे पे ना बताऊंगा। पड़े। नहीं, हर पार्टी Bad side. फैक्ट ये है कि इस वक्त पूरी पीटीआई जोर लगा रही है। सारी पीटीआई में जो सब भी लगा रहे हैं। वो जो है उनके लिए ये, क्योंकि मैं ये कह रहा था कि चेयरमैन का सिर्फ इलेक्शन नहीं है, ये ओवरऑल जो ये जीतेगा उसको एक विक्ट्री आएगी, उसको बूस्ट मिलेगा। और ये जो इनकी डाउनफॉल जो जारी है कि बाई इलेक्शन हारने से, उसके बाद यूसुफ रजा गिलानी का इलेक्शन हारने से अगर ये चेयरमैन का हारते हैं वो तो बिल्कुल इनको कानून साजी में तो प्रॉब्लम होगी। वैसे एक झटका लगेगा, सियासी झटका लगेगा, नफसियाती झटका लगेगा, जज्बाती झटका लगेगा, जिससे कि इनके सारे मुखालिफ शेर हो जाएंगे। उनको बूस्टर लगेगा, टीका लगेगा ताकत का पीटीआई को, अपोजिशन को। इसलिए जान की बाजी भी लगाई जा रही है पैसों और सिफारिशों और उसके अलावा गवर्नमेंट को, क्योंकि एडवांटेज होती है, गवर्नमेंट के पास खजाने होते हैं, खजाने की चाबी होती है, तो सेनेटर ज़रात बेताशा इस तरह जो आ जाते हैं। मगर जो एक लास्ट बता दूं, परवेज खटक साहब के लिए जो एक यहाँ पे एक और पीटीआई के लिए मसला चल रहा है कि 4 जो इंडिपेंडेंट्स थे ना, वो पहले उनकी झोली में हमने भी बताया था, वो डाल दिए थे। एक हैं मिर्ज़ा अफरीदी साहब, एक हिलालुर रहमान, एक हिदायतुल्लाह और एक अब्दुल कादिर साहब जो नए आए हैं, वो तो पार्टी में शामिल हो गए हैं। हिदायतुल्लाह साहब का बताया जा रहा है कि वो भी फर गए हैं थोड़े से। उन्होंने कहा ये आपने ज़ूम ही कर लिया है कि मैंने आपको वोट देना है। मैंने कहा मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ। तो वो बेसिकली यहाँ टिकर चल रहे थे कि मिर्ज़ा अफरीदी साहब को सोचा जा रहा था कि जनाब वो भी कि डिप्टी बना दिया जाए। अब हिदायतुल्लाह साहब को वो नहीं, हिदायतुल्लाह साहब कहते हैं उनके जो बाकी के भी 2-3 फाटा के लोग उनके हैं, ये एक्स फाटा थी, अब तो फाटा की नहीं रही, मगर ये 4 पिछले फाटा के आ रहे हैं। शमीम अफरीदी तो क्लियरली चले गए हैं पीपल्स पार्टी में, तो बाकी 3 पे हिदायतुल्लाह साहब का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस है। जो 2 वोट लेके आएगा ना उसको मिलेगा। तो हिदायतुल्लाह साहब ने शर्त रख दी है कि जनाब मैं भी नहीं हूँ आपकी तरफ, मुझे डिप्टी बनाएं। तो इस वक्त वो एक तरला मजीद तरला आ गया है कि वो अपने भी कुछ बिगड़ गए। फाइनली लास्ट जो कि हमेशा पाकिस्तान का पिछले 30 साल से एक रिवाज है कि एमक्यूएम ने ऐसे मौके पे जो है ना वो अपनी डील मारनी होती है। तो सडनली जो उनकी नई कैंडिडेट आई हैं उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो इद्दत में हैं। अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये जो इलेक्शन हुए थे जिसके लिए वोट मांगने पड़ते हैं, उस वक्त ये इद्दत का ख्याल नहीं आया था। ये कहा जा सकता था कि जी हमारी कैंडिडेट इद्दत में है तो लिहाजा वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती क्योंकि वोट मांगना पड़ता है। तो ये उस वक्त सवाल नहीं आया। तो एमक्यूएम भी जो है ना वो भी बीच में आ गई है कि जी अब 1 वोट से यहाँ 1-2 वोट का सारा चक्कर है। तो एमक्यूएम के 3 वोट हैं तो 1 का उन्होंने ललकारा दे दिया। पहले उन्होंने बड़ी सी तकरीर की, मकबूल सिद्दीकी साहब ने, हम आपके साथ हैं, दोस्तों के दोस्त हैं, बला बला बला। अब उन्होंने एक छोटी सी ना अर्जी डाल दी है कि जी हमारी एक मेंबर इद्दत में है, तो वो शायद ना डालें। फिर ये एक और स्टेटमेंट अभी आखिरी चल रही थी कि उल्मा हजरात से रब्ता किया जा रहा है कि फतवा लें जो है ना। अब बात जो है ना, और उनके पास आमिर लियाकत हैं, अपने घर के फतवे हैं, आपको पता है वो खुद ही फतवा ले लेते हैं। तो ये बात फतवों पे आ गई है, दवाओं पे आ गई है, दुआओं और दवाओं पे आ गई है। तो ये रात की आज रात बहुत भारी है। कल ये फैसला होना है। हम शायद कल आपको एग्जैक्ट बता दें कौन डिप्टी, अगर आज रात ना फैसला हुआ कि कौन जीतेगा और कौन वो है। तो आखिरी ये कि संजरानी साहब नंबर 1-2 कम है, मगर मुझे ये फीलिंग सी हो रही है कि गवर्नमेंट के पास ताकत ज़्यादा होती है। क्योंकि एक सेनेटर नून लीग के ओपनली जो है, जिनका हम नाम आपको बता चुके हुए हैं, दिलावर हुसैन साहब, वो ओपनली अपनी सपोर्ट अनाउंस कर चुके हुए हैं। तो शायद संजरानी साहब का नंबर के हवाले से कम लगे, मगर पलड़ा भारी है। साहब आपको क्या लग रहा है चेयरमैन सेनेट के लिए गवर्नमेंट और ऑपोजिशन कौन कौन से पॉलिटिकल मैकेनिक्स को मैदान में उतार सकती है? वैसे मैं आमिर साहब से माजरत के साथ आखिरी इन्होंने कंक्लूजन बड़ा खूबसूरत किया है। इन्होंने कहा आपके नंबर के हवाले से संजरानी साहब जरा कमज़ोर है लेकिन पलड़ा भारी लग रहा है। मतलब दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी ये वो क्या कहूँ मैं, गवर्नमेंट है नहीं एरोनिक नंबर का में पलड़ा भारी लग रहा है। इसमें बहुत कुछ मतलब दनाई की बातें हैं। 2-4 चीज़ें हैं।
बात यह है कि पहली दफ़ा आसिफ अली जरदारी मैं साहब बात कर रहा हूँ पुराने ज़माने में जब वो बेचारी शर्म के मारे डाके से खबर भेजती थी ना, थोड़ी को ज़्यादा जानो खत को तार समझो जल्दी आ जाना। तो ये इशाराती गुफ्तगू हमारा सकाफत का हिस्सा है। ऐसे तो कहने का मतलब ये है कि एक पहली दफ़ा एक नया मैच पड़ा है यहाँ सेनेट में। इतनी इंटरेस्ट तो पिछली दफ़ा भी नहीं थी सेनेट चेयरमैन के लिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी साथ खड़ी थी, इस्टेब्लिशमेंट खड़ी थी, बलूचिस्तान के लोग खड़े हुए थे, लिहाजा उसमें जरदारी साहब सारे शामिल थे। सो मैच नहीं पड़ा था। दूसरी तरफ पे ये नवाज शरीफ साहब एंड कंपनी थे, वो भी हुकूमत में थे ना सर। अगर हुकूमतें ही सारे इलेक्शन जीत सकती होती हैं, मैनेज कर सकती हैं, तो इनको याद आ जाएगा आमिर साहब को कि उस वक्त तो नवाज शरीफ साहब थे, वो फिर अपना उम्मीदवार नहीं जितवा सके थे। आपके सामने है। सो ज़रूरी नहीं होता कि हर दफ़ा हुकूमतें जो है ना अपना उम्मीदवार जितवा लें या उनका पलड़ा भारी हो। इंटरेस्टिंग मैच और है वो मैच ये है कि जब आसिफ अली जरदारी साहब और ये एस्टेब्लिशमेंट का मैच पड़ा हुआ है। पहले नहीं था सेनेट में, पहले दोनों तीनों दफ़ा मिल के लड़ा इन्होंने। आसिफ अली जरदारी साहब अपना क्लाउड यूज़ करते थे, अपना वो लिंक यूज़ करते थे, जहाँ भी करते थे, जो भी है उनका तरीके वारदात हैं, और पीछे से एस्टेब्लिशमेंट उनको सपोर्ट देती होती थी, तो लिहाजा वो बंदे कैच करना खींचना ज़रा आसान हो जाता। अब की दफ़ा दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, ये जरा जहन में रखें। यस, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हरगिज़ खुश नहीं है कि जरदारी साहब ने उनके साथ हाथ मिला लिए नवाज शरीफ साहब के साथ, जो स्वोर्न एनिमीज़ हैं इस वक्त। अगर एस्टेब्लिशमेंट और उनकी जितनी दुश्मनी चल रही है आपके सामने ही है नवाज शरीफ साहब की, आप उनके दुश्मन के साथ जाके खड़े हो गए। तो ये भी वो चीज़ है जिसकी माफ़ी जो है वो किसी हद तक नहीं मिलेगी, बल्कि इन्होंने बचाया नवाज शरीफ साहब और ये मरियम को इन्होंने अक्ल देने की कोशिश की कि भाई साहब आप जो मैदान खाली छोड़ रहे हैं, इस्तीफे दे के जा रहे हैं, इलेक्शन में नहीं लड़े, तो आप तो फिर 18वीं तरमीम भी उड़ जाएगी, हम भी उड़ जाएंगे, बंदे कोई नहीं होगा, गलियां हो जाएंगे, सुनिए तो मिर्जा यार फिरे। ये कहाँ की सियासत है, कहाँ की अक्ल है। उन्होंने बड़ी प्रैग्मेटिक इनको सिखाई। 2008 में भी उन्होंने आके बचाया था, नवाज शरीफ साहब को बेकाट कर बैठे थे, अब भी उन्होंने बचाया है सेनेट में। अब ये बात एस्टेब्लिशमेंट देख रही है, एस्टेब्लिशमेंट को डबल जोर लगाने पड़ गए हैं। और ये जहन में रखें, इस वक्त मेरी 2-4 लोगों से बात हुई है, बड़ा क्लियरली तौर पर ये जो कह रहे थे ना कि बड़ा जोर लगाया जा रहा है, ठीक है सजनानी साहब को अपने जाती वोट भी होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन असल जोर एस्टेब्लिशमेंट लगा रही है, सबको पता है। वो उनके लिए इसमें चांस ही नहीं है कि वो इसको मिस करें कि चेयरमैन कोई और उस पर लग के। मेरी 2-3 जो कंसर्न बंदे हैं यहाँ पे जो सेनेट को देख रहे हैं इसमें ये पॉलिटिकल साइड पे, वो ये कहते हैं कि जनाब कि इस वक्त बिल्कुल इनके लिए डू और डाई बना हुआ है, उसके लिए ये कोई चांस नहीं है कि हमने ये इलेक्शन हारना है। लिहाजा आप नोट करें, कोई हुकूमत ये नहीं कह रही कि ओपन बैलेटिंग करवा लें, जो पहले हमें पूरा 1 महीना भाषण देते रहे। अब आपके पास मौका है ना, कोई नहीं हार जाएंगे ना। एक आप अपना अखलाकी बुनियाद तो ऊपर कर लेंगे जिसपे आप भाषण तो हमें सारे देते हैं ना, आज मौका है। कहते तलवार भी है, घोड़ा भी है, मैदान भी है। आप कह दें कि भाई साहब ये हमारे पास 48 हैं या 46 हैं, हम तो हैंड करवाएंगे खड़ा। हाँ, कोई अगर जुर्रत करता है, ज़मीर दिखाना चाहता है, जैसे उस दिन उन्होंने कहा, आपको याद हो इमरान खान साहब ने कहा अपनी तकरीर में कि जनाब आएँ और मेरे खिलाफ हाथ खड़ा कर दें, तो वो यहाँ भी कह दें कि अगर अपोजिशन के रैंक्स में से किसी का ज़मीर जागता है तो हाथ खड़ा कर दे। अब कौमी असम्बली में वोट डाल दें, अगर इनको मिल जाए तो वो कहते हैं अपोजिशन का इनका ये होगा। इमरान खान साहब कहते हैं कि उनका ज़मीर जाग गया, जनाब हमारे साथ मिल गए। जब पिछली दफ़ा उन्होंने संजानी साहब को बचाया था, 60, 64 और 40 वाला हुआ था, उनके अगर आ जाएं तो वो कहते हैं जनाब ज़मीर जाग गए। अदरवाइज अगर इनके लोगों का ज़मीर जाग जाए इमरान खान साहब का, तो कहते हैं करप्शन हुई है। अब जरदारी साहब भी किसी उस पर ये मोल्ड में नहीं। हम ये समझ रहे थे कि वो कोई बहुत बड़ी डील मारेंगे। हमारा ख्याल था कि गिलानी साहब को पिच करने का मकसद ये है कि एस्टेब्लिशमेंट को डराया जाए, इमरान खान को डराया जाए, और कहीं ना कहीं पे अपने लिए कोई हिस्सा बकदर जुस्सा जो मिल सकता मिले। लेकिन जिस तरह सेनेट में उन्होंने सीरियस लिया है और जितवाया है, जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी, तो उससे तो लगता है कि बात जो है इन दोनों के दरमियान नहीं बन रही। नंबर 1। नंबर 2 सर, अगर ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू के साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। क्लास में ब्रेक में जाने से पहले आप कहते हैं कि ये मैच है एस्टैब्लिशमेंट और जरदारी साहब के दरमियान में। इमरान खान साहब से ज़्यादा ये मसला जो है ना सेनेट का, मेरी ये राय भी है, इंफॉर्मेशन भी है और हालात भी हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट का है। ये उनका ज़्यादा इस पे पहले तो वो कहा जा रहा था दरमियान में कि न्यूट्रल हो गए हैं, तो भी आप मेरा नहीं ख्याल सर। और इस बात का एहसास जो है PDM के अंदर भी है और जरदारी साहब के कैंप में भी है और नवाज शरीफ साहब के कैंप में भी है। ये जो बातें फैलाई जा रही थी ना न्यूट्रलिटी वाली, वो आप खुद ही बता रहे, पलड़ा भारी का मतलब क्या होता है? न्यूट्रलिटी नहीं रही ना, फिर इसका मतलब पलड़ा एम्फेटिकली चाह रहा था, मैं वही चाह रहा हूँ। तो ये कहना कि जनाब के बिल्कुल न्यूट्रल है, बिल्कुल नहीं है। आमिर साहब तो कह रहे थे ना आज की रात बड़ी भारी, आज की रात नहीं कल की रात भारी है। ये सौदे मौदे लैन दैन आगे पीछे धमकी थ्रेट, किसी को कोई उसकी चूंच गीली कराना, तो किसी को कोई हैमर भेजना, रात को कोई संदेशा भेजना, वट एवर
वो जो सारी चीज़ें रात की होती हैं, सो वो कल रात से काम शुरू होंगे। अभी तो वो डीलें शीलें चल रही है ना। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हुकूमत के लिए मसला बना हुआ है डिप्टी चेयरमैन किसको बना है, जिसकी आमिर साहब बात करें। पीटीएम बड़ी क्लियर है कि जी हमने चेयरमैन के लिए पंजाब से ले हैं और डिप्टी के लिए भी वो बलूचिस्तान से ले। पहले भी ये होता था, ये पहली दफ़ा बलूचिस्तान को बड़ा ये शेयर मिला है उनके सजनानी साहब की शक्ल में। अदरवाइज तो आपको पता ताज जमाली साहब थे मेरा ख्याल है, वो भी रहे। इसके बाद एक वहाँ पे एक पीपल्स पार्टी दौर में थे, वो भी रहे, मुझे भी उनका नाम याद आ जाएगा। डिप्टी का चेयरमैन का ओहदा बलूचिस्तान को दिया जाता था। अब भी पहली दफ़ा जरदारी साहब ने मिल के उन्होंने बलूचिस्तान को ये लेके दिया कि चेयरमैन लें। अब जरदारी साहब उसमें जैसे मैंने कहा गेम में शामिल नहीं है। अब सवाल ये डिप्टी चेयरमैन के लिए जैसे आमिर साहब कह रहे हैं 2-2 सीटें कौन लाएगा और किसको क्या सूट करते हैं, वो किसके साथ खड़े हों। अच्छा। अब MQM को सूट इमरान खान साहब नहीं करते। मैं पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ या फ़ायदे वाइज बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब क्या करेंगे, एक आध वजारत दे देंगे। पहले जो उनके पास 2 वजारतें कौन से बम मार लिया उन्होंने फेडरल में बैठ के, उनके पास जो वजारतें हैं वो आपके सामने क्या कर लें। उनको पीपल्स पार्टी बहुत कुछ दे सकती है, पंजाब वहाँ सिंध में उनको वहाँ पे 2-3 वजारतें भी दे सकती है, उनको फंड भी कर सकती है, पैसा मैसा खिलाना पिलाना सब कुछ जो कर सकते हैं। सो उनको सूट करता है कि जनाब कि हमें वहीं पे कुछ मिल जाए, कोई कराची में हमें मिले जो वोटर को भी दिखा सकें, कुछ हमारे भी पार्टी फंड चले, कोई डेवलपमेंट पैसा छैसा। और जरदारी साहब इस मामले सौदागर बड़े अच्छे हैं, आपको पता है, जो तो तय करते हैं पूरा करते हैं। इमरान खान साहब पे लोगों का एतमाद नहीं है कि जनाब ये आज बात करते हैं कल को बात करके फिर तो ये उसको सलाम ही नहीं करते लोगों के। सो MQM को भी उनको अपने करीब लाना आसान हो सकता है। MQM को कौन डरा सकता है कि नहीं, इमरान खान साहब तो नहीं डरा सकते। अब देखा आमिर साहब आ गए उसे डोरियां कहाँ से खींची जा ये देखें जरा, अब आ रहे हैं ना ऐसा ऐसा उसी बात पे। ये वो डोरियां कहाँ से खींचनी है, वो खींचने के लिए उनके पास कोई मैकेनिक नहीं है इनके इमरान खान साहब के पास। तो वो मैकेनिक कहाँ से हैं कि अगर MQM को डराना है, नहीं आपने वोट डालना है, वो एस्टेब्लिशमेंट देगी आपको, वो आपको सपोर्ट कर सकती है। ऐसे अगर हम फाटा वाली साइड पे जाएं, ये जो साहब अभी बता रहे थे कि वो बड़े इस वक्त वो ये पहाड़ पे चढ़ गए हैं जी, मुझे डिप्टी हिदायतुल्लाह साहब, अल्लाह उनको हिदायत दे। मैं तो ये कह सकता हूँ कि जनाब वो जो उस पर चढ़ गए हैं पहाड़ पे कि मुझे वो चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन बनाओ, वो कह रहे हैं मुझे फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जनाब मैं, आप उनका कल तक बयान सुन लेंगे कि वो उनको हिदायत मिली गई, उनको हिदायत पहुंच गई है। तो वो भी साहब जरा एस्टेब्लिशमेंट फैसला करेगी कि भाई साहब आपने ये 4 इंडिपेंडेंट हैं, आप किस तरह जाए। दूसरी तरफ जरदारी साहब बड़े आपको जनरस डील मेकर हैं। आमिर साहब को याद आ जाएगा जब इन्होंने मेरे ख्याल फरूक नाइक साहब वाला दौर था जब चेयरमैन बना रहे थे, तो फाटा के 8 थे या 10 थे मेम्बरान जो थे, वो सबसे ज्यादा की फैक्टर थे। उन्होंने बैरियर टाउन के बाहर दरवाजे खोल दिए थे कि जाए। उन्होंने अपने नहीं खोलने होते, लोगों के ही खोलने होते हैं। वो यही होता है तरीका सर। उनको फिर दूसरे तरीके से वो कहते फ्री लंचेस नहीं होते, फिर बैरियर टाउन वालों को और तरीके से अब्लाइज किया जाता है। जैसे कराची में किया, जमीनें दी गई, फलां किया गया, गाँव पर दे दिए गए, फिर लॉज में चेंजेस कर दिए गए। सो ये नहीं होता कि बैरियर टाउन वाले फ्री में कर रहे होते हैं। तो बैरियर टाउन वाले इनकी भी तो जेब में है ना, ये गवर्नमेंट के। अब प्रॉब्लम ये है कि फैसला उन्होंने दोनों सारों को जेबों में डाला हुआ उन्होंने। तो सर हुकूमत की जेब में उस तरीके का नहीं है, एक्ट करते हैं। लेकिन जरदारी साहब के बारे में सारे ये कहते हैं कि अच्छा डील में करे, अच्छा सौदा करे। ये क्रेडिबिलिटी की बात, बिजनेस में क्रेडिबिलिटी चलती है आमिर साहब। इमरान खान साहब की क्रेडिबिलिटी और है, कमिटमेंट पे पूरा कौन, मलिक साहब की और है, और बाकी लोग जो हैं उनको नवाज शरीफ साहब ने कंपनी उनकी और है। सो अब ये भी होगा इसमें फैक्टर के वो 3-4 जो हैं उनके लिए अगर फिर कोई इस तरह की कोई डील दे दी गई, जो पहले 8-10 सेनेटर को विलेज वगैरह की बातें आई थी, दी गई थी, वो की गई। ये सारा मामला कैश का। एस्टेब्लिशमेंट जो इनको अगर जाती है वो डरा के क्या होगा कि भाई साहब मैं 70 करोड़, मतलब अब्दुल कादिर के पास जाएं, चलो वो शामिल हो गए, अब्दुल कादिर जैसे साहब की तो हो गया। अगला बंदा को भाई साहब मैं तो 70 करोड़ रुपया लगा के आया हूँ, 1 अरब लगा के आया हूँ, आप मुझे कह रहे हैं वैसे मुफ्त में वोट दो, पैसे दो। वो पैसे कौन देगा? आप कहते हैं हुकूमत दे सकती है। हुकूमत कहाँ से दे सकती है? हुकूमत या तो जो प्राइवेट पार्टियों से लेके दे, बिजनेसमैनों से लेके दे। इनके पास कौन से बिजनेसमैन है? ठेकों के वादे दे सकती है। सर चले आप अगर ये कहते हैं एक वादा होता है एक कैश होता है, वो कहते हैं अंग्रेजी का मुहावरा आप मुझे सुनाएंगे कि वो कबूतर बेहतर है कि जो आपके हाथ में है या झाड़ी में पड़ा हुआ है। आपने अली हैदर गिलानी साहब का वो जो मुबैना टेप है उसमें वो कह रहे हैं ना 10 करोड़ के जो ठेके डेवलपमेंट के लिखवा लें, वो 50% कमीशन। आप अच्छा ये बलंडर था अली हैदर गिलानी साहब को। भाई साहब वो क्या कहते हैं 2 नकद के 13 उधार। आप अगर उनको 13 उधार दिखा रहे थे फिर तो उन्होंने जाके पार्टी की आदत को बताना था। अब आप जरा तसव्वुर करें, ये इनके बैग भरे हुए होते 20 करोड़ रुपए के, और जब उनको पेश कर दिए जाते, जिस तरह वो पिछली वोट है, ये नोट नजर आ रहे हैं, ये ऐसे टेबल पे सजा दिए जाते, चारों बैठे होते, तो आपका क्या ख्याल है ये चारों क्या करते हैं? मैं मान लेता हूँ उनके ऊपर शीशा पड़ा होता, चाय पड़ी होती, नीचे नोट पड़े होते। ये जब ये अली गिलानी साहब जो बच्चे हैं ना, अभी उन्होंने अपने वालिद साहब से, जरदारी साहब से, बहुत सारे लोगों से सीखना बाकी है। और भाई साहब ये जो कैश आजकल वो लोग जो कहते हैं ना यहाँ पे
आप जो डेबिट कार्ड से जो है ना शॉपिंग करने, आप ज्यादा शॉपिंग कर लेते, पता ही नहीं चलता ना, आपने कार्ड ही देना ना। आप नोट गिन के देने पड़े दुकानदार को तो 10 दफा कहेंगे यार ये चीज रहने दे यार, ये ज्यादा हो रही है, हालांकि पैसे अमाउंट बराबर होती है। अगर अली किलानी साहब 4 बैग सामने रख देते ना 20-20 करोड़ रुपए के, तो फिर देखते हैं कि ये जो चारों ने जिन्होंने जाकर रिपोर्ट के, वो है ना लतीफ़ा कि हूं तो थाने जाना पड़ेगा। तो अब उन्होंने कहा जनाब अगर आप हमें फ्यूचर के अगर दावे कर रहे हैं ना, वादे कर रहे हैं, फिर तो थाने जाना पड़ेगा। तो सर जी हिसाब हुई है, अब देखना ये है कि हुकूमत चलेगी वादों पे, एस्टेब्लिशमेंट चलेगी उस पे, क्या कहते हैं कैरेट एंड स्टिक वाला काम करेगी। जरदारी साहब एंड कंपनी जो है ना सर, वो सीधे सीधे वो नकद सौदा करते हैं। ये वो उसकी है ना शेर मीर तक मीर साहब का बड़ा ये मतलब ये सौदा नकद इस हाथ दे उस हाथ दे वाला हिसाब है। बहरहाल आपने जो आपने फरमा दिया है, ये कह दिया है कि जनाब के पलड़ा भारी है, नंबर कम है। बहरहाल ये उनके लिए अना का मसला है एस्टेब्लिशमेंट के लिए। देखते हैं जनाब वो कैसे उनको दुलानी साहब को हराते हैं। वी आर जस्ट लेफ्ट विद 2 मिनट्स। 2 मिनट्स में मैं क्विकली करूँ। एक तो वो जो फैक्टर था ना, सबसे बड़ा फैक्टर, वो एलिफेंट इन द रूम, वो आप और हम भी डिस्कस नहीं, अच्छा किया आप याद करा दिया। मलक रियाज साहब डिस्कस नहीं हो रहे थे, ये पिछले 2-4 इलेक्शनों में भी उनका ही रोल रहा है, 2-3 वोट इधर से इधर करना कोई मुश्किल नहीं है। पर क्वेश्चन ये है, मुझे बहुत बड़ा ये जो है ना आप पे, मगर ये मेरा डिसएग्रीमेंट है कि ठीक है वो कैश पे बात करते हैं आसिफजारी साहब, ये गवर्नमेंट के भी जनाब, उनके यहाँ भी इस्लामाबाद में, पिंडी में, ये जो तहसीलदार, आईजी, एसपी, ये सारे जो 3 सूबों में, बाकी में अब तो कोयटा, अब तो पेशावर में भी पहुंच गई है ना बैरिया, तो वो भी हैं। सुबह मुकाबला है कि वो किसकी सुनते हैं, तो अल्टीमेटली तो फिर एस्टेब्लिशमेंट भी उनके थ्रू वो करवा सकती है। तो ये वाला है। मैं क्विकली आ जाऊँ क्योंकि उसके बाद वो भी है कि आज वो एक स्टोरी तो है कि जी 300 मिलियन फाइनेंसिंग जो है ना उन्होंने $300 मिलियन 55 अरब रुपया मांग लिया एप्टमा ने कि हमारी नहीं चल रही स्पिनिंग मिले तो हमें जो है ना इसकी सस्ते कर्जे, आसान कर्जे इसके दिए जाए। तो ये सिर्फ कर्जों की कहानी नहीं है, ये हम जिक्र करते रहते हैं कि 2000 अरब रुपया पहले ले गए हुए हैं, उनसे पहले हिसाब ले लिया जाए कि जनाब ये जो फरवरी के फिगर आए हैं ये मजीद टेक्सटाइल लीते जा रही है, पहले जो लिए थे वो क्या है, होता क्या है कि ग्रुप आ जाता है, बीच में वो इजाज गौर साहब भी बैठे होते हैं, बीच में जो है ये अच्छा मांग किससे रहे हैं, रज़ाक दाऊद साहब से। रज़ाक दाऊद के अपने रिश्तेदार जो बेनिफिशियरी हैं, सो खुद ही ये एप्लीकेशनें बनवाई जाती हैं, खुद ही रिकमेंडेशन दी जाती है। प्राइम मिनिस्टर को तो ज़ाहिर नहीं पता टेक्निकल चीज़ें, वो इनकी तरफ देते हैं कि रज़ाक साहब आप क्या कहते हैं, कह रहे हैं बिल्कुल सर कि देखिए वरना इतनी नौकरियाँ चली जाएंगी, पिछला हिसाब होता है। बात ये है कि मैं कहना चाहूँगा, आज मैं देख रहा था कि प्राइम मिनिस्टर की वो बड़ी अच्छी स्कीम, आज के कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई भूखा नहीं सोएगा, और बप्पी साहब वो उस पर प्रेजेंटेशन दे रहे थे और प्राइम मिनिस्टर भी की आंखों से भी उन्होंने भी आंसू सा खुश किया और मैं भी रोने वाला हो गया कि पाकिस्तान में कोई भूखा नहीं सोएगा। बहुत अच्छी बात है, एहसास प्रोग्राम बड़ी अच्छी कर रही है गरीबों की, और कोई भूखा पाकिस्तान में नहीं सोएगा। मेरी हाथ जोड़ के अर्ज है कि ये जो ब्रीफिंग है ना, उसके बाद लगता है कि वाकई हमने सारों को भूखों को रोटी खिला दी है, इस पे ना जाइएगा। ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा झूठ है कि ये पीनट्स हैं जो गरीबों को जा रहे हैं, जो आपने गरीबों से ये बिजली, गैस और महंगाई की सूरत में ले रहे हैं ना, पॉवर्टी बढ़ रही है, गरीब अमीर का क्वेश्चन, जिनी क्वेश्चन देख लें, गैप बढ़ रहा है, उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ रहे हैं। सो ये 200-300 अरब खर्च के आज समझते हैं जो 2000-3000 रुपए का ट्रांसफर गरीबों से अमीरों में हुआ है, IPPs को जो दे रहे हैं, ये ऑयल कंपनीज को दे रहे हैं, वो आपको भूल जाते हैं बड़े चंक्स, क्योंकि ये सेठ मिल के आ जाते हैं और वो मसले का हल होते हैं। मगर हमारा ये है कि चलो सेठों को भी दो, डिलीवर तो करें, हमें तो पिछला साल में, उसके बाद ये बड़ा एक चंक जो है ना सब्सिडी जब चीनी के मालिकान को मिलों को देनी हो तो दिल खोल के दी जाती है, और जब गरीब मांग लेंगे जनाब बड़ा तरले करा के अब 1800 गंदम की है और नीचे वालों को सब्सिडी गरीब किसान को देनी पड़ जाए चीनी के चाहे गंदम के, वहां पे आके ना वहां नहीं आता, वहां ये ब्रीफिंग्स वाले नहीं आते, वहाँ आंखों में से आंसू नहीं आते, वो सिर्फ हमारी तहकीकात भी पूरी नहीं होती। नाज़रीन ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आपको रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में हुकूमत किसको नवाजने जा रही है, साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन।
रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान शहबाज गिल साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट के लिए हुकूमत ने जो है वो 54,000 जगह भी ले ली है, लेकिन वाज़िर है आपको ये बता दें कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो ज़मीन हासिल की गई है इस पर भी स्टे ऑर्डर भी चल रहे हैं। क्लास साहब, क्या लग रहा है हुकूमत किसको नवाजने जा रही है? किसानों का किसी को ख्याल नहीं है, उनको किस तरह से पीछे धकेला जा रहा है? 54,000 एकड़ यस, और टोटल लेनी है कुछ 1.25 लाख एकड़। जरा जहन में रखिए, 1.25 लाख एकड़ जरी जमीन, 42 किलोमीटर का एरिया है जनाब। ये 3 जरी जिलों को जमीन, लगता है। जरी जमीन, ये पहाड़ी इलाके नहीं है जिनको रेज किया वो किया जा रहा, बराबर किया जा रहा और या कोई वो थे सारे। वैसे आप दाद दें इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी को, नाराज हो जाते हैं फिर जनाब कि आप हमारे हवाले से। अब सारा जो आ गया ना बल डन वो ब्यूरोक्रेसी पे आ गया कि ब्यूरोक्रेसी ने रिपोर्ट दे। कल ये है इसकी, मेरा ख्याल है कल इसकी हेयरिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 को हुई थी। तो वो जो अपनी रिपोर्ट नहीं जमा करवा रहे, जो आपका एनवायरमेंटल एजेंसी है इसकी लाहौर की या पंजाब की, अब सारा उन्होंने बताना है कि जनाब ये जरा समझाएं। और मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ कल वो क्या रिपोर्ट देते हैं, अगर वो देते हैं कैसे जस्टिफाई करते हैं कि 1.5 लाख 1.25 लाख एकड़ जमीन पे सरिया, सीमेंट, बजरी और पूरा जमीन के सीने में धौंस दें, वहाँ खुदाइयाँ करें, चीजें करें, वहां पे पता नहीं क्या कुछ बनेगा। और वो फिर कहेंगे नहीं नहीं एनवायरमेंट को कुछ नहीं होना यहाँ पे। मैं याद करा दूं कि एनवायरमेंट की मिनिस्ट्री गुजरात के चौधरियों के पास है। तो अब तू ये बताए, मलिक रियाज साहब भी इसमें शामिल हैं। तो चौधरी परवेज इलाही साहब की जुरत है कि जो मसूफ ने ऑलरेडी आपको पता जंगलात की सारी ज़मीन मलिक साहब को दी थी उन्होंने यहाँ पे, और उसके बदले में 400 कनाल अपने फ्रंट मैन चौधरी मुनीर के जरिए इन चौधरी ने ली थी, जिसका सुप्रीम कोर्ट में ये केस भी था और चीज़ें भी थी। तो ये चौधरी साहब के लिए तो मौका बन गया है। अब उसके बाद ये सारे जितने बड़े बिग बिजनेस मैन है, बड़े बड़े नाम है, उसमें जावेद अफरीदी साहब भी हैं माशाल्लाह, जावेद अफरीदी साहब हैं, गौर एजाज साहब हैं जिन्होंने अपना एक रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार LDA में भी करवाया हुआ है, रुदा के स्पोक्समैन SM इमरान साहब फोटो चल रही है उनकी। तो आजकल आपको पता जावेद अफरीदी साहब जो है ना वो इमरान खान साहब के वो भी लाडले हैं, उनके बड़े करीबी हैं। उनको भी ये फ्यूचर की बहुत बड़ी ATM के तौर पर पेश किया जा रहा है कि जहाँ जहांगीर तरीन साहब फारिग हो गए और दीगर हो गए, 2-4 ATMs आपको बाद में चाहिए। तो आजकल जावेद अफरीदी साहब जो है ना ही इज बीइंग टिप्ड एंड प्रमोटेड, वो खान साहब के बड़े करीब है, वो भी रूटा में शामिल है। वो सिर्फ नहीं है, वो जो है क्रिकेटर्स को ले जाते हैं वहाँ आर्मी चीफ के साथ तस्वीरें उतरवाते हैं, फिर उसके बाद ये इंप्रेशन देते हैं कि मैं तो उधर कनेक्टेड हूँ, और फिर लोगों को फोन करके कहते हैं कि जनाब वो जो है ना वो उनके भी इधर इंटरेस्ट है। कहा है उन्होंने, ये कहते हैं कि इसमें वो बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट पे या पिंडी वालों का नाम भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो इसमें शामिल हैं। हम तो नहीं मानते कि उनका ये काम ही नहीं है कि वो इसमें क्यों शामिल होंगे, दिफा उनका काम है कि वह दे मतलब इंटरफेयर इनके जी यहाँ पे इतना बड़ा मतलब 1.25 लाख। और इस मुल्क की दाद दें इन वजीरों को और हमारे MNAs को, हमारे दानिश और हमारे मीडिया को भी। कोई बात नहीं कर रहा मीडिया पे क्योंकि इसमें लोग बड़े बड़े शामिल हैं। इनसे पूछें, अभी इन्होंने सरकार इन्होंने टेंडर किए हैं दोबारा, ये चीनी और गंदम और मंगवाई जा रही है। आपने 40 लाख टन से ज्यादा गंदम मंगवाई है रूस से, आपने काटन मंगवाई है $1.5 अरब की मंगवाई है, आपने चीनी मंगवाई है, आपने दालें मंगवाई हैं। इस मुल्क में कोई शर्म हया नहीं है ब्यूरोक्रेट्स में और सियासतदानों में और हमारे मीडिया में कि आप इसको एक प्रोजेक्ट को 1.25 लाख एकड़ जरी जमीन आपकी, आप उस पे जाके आप उसको खुदाइयां करने वाले हैं, उसको खराब करने वाले हैं। मैं इसे एक्सपेक्ट करता हूं कि इनका हाई कोर्ट की बड़ी मेहरबानी जज साहब की, इनको स्क्रैप करना चाहिए। ये हमें कहानी ना सुना है कि इसमें इतने $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, आपके फ्यूचर है, आपकी ज़राअत है, आपका खाना पीना है। बाकी दालत से है कि बाकी स्टेक होल्डर्स को डालें, सिर्फ EPA की रिपोर्ट नहीं। हमारे यहाँ EPA बड़ी कमजोर और कम्प्रोमाइज है, इसकी क्या जरूरत वो है वो दूसरा साहब। इसमें जो अब हम नहीं, अब अपोजिशन भी कह रही है, ये अज़मा बुखारी साहबा ने जो बात की है, ये हम भी कह रहे थे कि 2 लाख रुपए एकड़ लेके गवर्नमेंट की आप ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सेक्शन 10 है शायद कि जनाब एक्विजिशन आप एक्वायर कर लेंगे जी, गवर्नमेंट की है। और फिर आप अपने पसंदीदा बिल्डर्स को, एक बड़ा छोटा क्लब है, उन क्लब के अंदर जो बिल्डर्स हैं उनके ऊपर अपने बड़े सवालिया निशान हैं, उनको आप बड़ी सस्ती दे रहे हैं और उनको वो करवा रहे हैं। प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा है ऑन पेपर। शहबाज गिल साहब मैं मान भी लूंगा कि सफल हो जाएगा, मगर ये सवालात इतने बड़े हैं कि कैसे अच्छा प्रोजेक्ट है। इस मुल्क की 1.25 लाख एकड़ ऑन पेपर लिखा हुआ है कि 1.25 लाख एकड़ जरी जमीन जो है आपकी फर्टाइल लैंड है, वो उठा के आप उस पे हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं। आप कह रहे हैं बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, बड़ा अच्छा इस तरह कर देते हैं कि वो कहते हैं कि जनाब इतने लाख हम दरख्त कर रहे हैं, पहले से ज्यादा सब्जा कर रहे हैं। सुन लेना, वो मेरी बात है कि ऐसा होता नहीं है। ये दिखाई जाने वाली तस्वीरें लाहौर के पानी का मसला हल हो जाएगा, इतनी लेक्स बन जाएगी, वाटर टेबल ऊपर चला जाएगा, एनवायरनमेंट ठीक हो जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगी।
होता नहीं है, ये दिखाया जाता है, ये होता नहीं है। साहब पहले भी तबाह शहबाज कर रहे शरीफ हैं। आप अपने सूबे को तबाह इसके कर अंदर रहे हैं। ज्यादा बहस की जरूरत है। लाहौर का मास्टर प्लान पहले आना चाहिए और पहले अदालत को चाहिए एक स्टेक होल्डर्स का एक बड़ा बोर्ड बैठाएं जिससे सारी ये लें कि इसके एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट ईपीए पे नहीं रहा जा उस पे सकता। नहीं जा रहे। जो असल बात है, इस मुल्क में कहा था कि सर आप पहले गंदम बहर से, मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लोग मरेंगे इस मुल्क में। अभी लोग नहीं उठ रहे हुकूमतों के खिलाफ, इनको कुछ नहीं कह रहे कि अभी भी रोटी पानी खाना पीना इनको मिल रहा है जरा से। आप जब 1.25 लाख एकड़ एक जमीन इन द हार्ट ऑफ पंजाब, जो आपका एक ही सूबा है जो पूरे 3 सूबों की खुराकें पूरी कर रहे हैं, अफगानिस्तान भी यहीं से जा रहा है, आप उठा के वहां पे इतने बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और 1.25 लाख एकड़ आपको तो कल्टीवेट करने की जरूरत है ताकि जरी जमीन हो। हमें आके यहाँ पे ये जो गंदम है बाहर से मंगवाने की बजाय हम लोगों को एक्सपोर्ट करें। हम ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे घर खड़े करके देंगे। हाँ, आपने बनाना है प्रोजेक्ट, एक काम करें, बलूचिस्तान में बहुत सारी जमीन पड़ी हुई है सर, ये वहां क्यों नहीं जाते? इनको वहां भेजिए ना, इनको ये बलूचिस्तान को डेवलप करें, वहां पे हाउसिंग सोसाइटीज बनाएं, वहां पे कोई इस तरह का एक नया शहर एक आबाद करें, अगर कर सकते हैं, इंडस्ट्री लगाएं वहां पे। इन्होंने जाके सारा लाहौर तबाह करना है, आपने पूरा सेंटर पंजाब तबाह करना है। जो आपका जरिए, ये आपके चावलों की जमीन है सर, ये चावल जो है हम एक्सपोर्ट करते थे, मतलब है आपने कहा ना, और पूरा मीडिया सेल आउट हुआ है सर। मजाल है किसी मीडिया को जुरत हो रही हो कि इस पे बैठ के रूरल ये जो प्रोजेक्ट आ रहा है, एक और खबरें आ रही हैं, हम मिले हुए हैं, वी आर पार्टनर्स इन क्राइम। मीडिया के मिलाए बगैर ये क्राइम नहीं हो सकते। मैं आपको शर्तिया कह रहा हूं, वी आर पार्टनर इन टू इट, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर्स उन्होंने सबको मैनेज किया हुआ है। लास्टली मैं आमिर साहब बताऊं, खबरें आ रही हैं लाहौर से, आपके भी सोर्स से चेक करवाएं, जितनी इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज थी उनको रेगुलाइज कर दिया गया सर। वहां पे एक लेटर निकाला है जो जल्दी कहा जा रहा है, बनाया जा रहा है, कल बात करेंगे कि बड़ी अच्छी बात है। वो क्रेडिट ले रहे हैं कि जी हमने, वो भाई साहब जल्दी नहीं करना, ठीक करना है। असल बात ये है कि आपकी लार्जर प्लान में ये जो कि जी हमने एक्सपीडाइट कर दिया है हाउसिंग को, वो आप जब तक क्राइटेरियन पूरा नहीं करते, जब तक एनवायरनमेंट के आप खदशात दूर नहीं करते, जब तक एक होलिस्टिक प्लान नहीं बनता, फिर आप दड़दड़ वो कह रहे हैं जी हमने इतने लाख उसको हाउसिंग सोसाइटीज को एनओसी दे दिया। पैसा चल रहा है। वो ये जरा हमें बताएं कि इन्होंने वहां पे इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज की ये चीजें आ रही हैं, इन्होंने कैसे कल इस पे नाज़रीन बात करेंगे कि किस तरह जस्टिफाई होती हैं चीजें। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।